सेट नंबर 346 BS इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। पहला क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक के होता है, कितना होता है? सर अनंत। ठीक है। अनंत क्यों होगा? सर इसमें के का मान अनंत होता है। बताओ बताओ, गलत मतलब करेक्शन कर दो ना उसमें। तुम सोचते क्या हो, जब सोचने में करेक्शन होता है तो याद रहता हमेशा। इस वजह से अनंत, मतलब क्या सोच के तुम्हारे मन में कुछ तो आया होगा ना। हेलो। यस सर। हाँ, तो धातुओं का, अरे कुछ चालकों का अनंत रहता है और कुछ चालक का अच्छा। 0 होता है, बाकी का 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। यस सर। तो चांदी क्या है, चालक है कि कुछ चालक है? सर चालक। इस वजह से हो गया इसका अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा एक पीएन, ये तो है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के मान समान हो? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तुमको जल्दी से मिलेगा नहीं। ठीक है। हेलो। यस सर। तो यस इसका सर। चलो मैं करवा देता हूँ हल। चलो, क्या है हमारे पास पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक? अच्छा, अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के मान समान है। ठीक है। अपवर्त यस सर। जैसे कोई प्रिज्म होता है, ठीक है, तो यस सर। इसमें ज़्यादातर जो प्रिज्म का फार्मूला होता है n = साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपान में sin a/2। साइन a/2। तो यहाँ पे जो क्या है कि इसमें बहुत लड़के इसी को फार्मूले का लगा देंगे। और यहाँ पे ए क्या होता है और डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा में होता है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, यस सर। विचलन कोण। कोण। ए क्या होता है? ये प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। कोण। ये इस वाले कोण को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ठीक है। ये वाले जरूरी नहीं है कि सारे कोण बराबर हों। कभी कभी समबाहु इक्विलेटरल या समबाहु प्रिज्म होता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ये दोनों कोण छोटे होते हैं, ये बड़ा होता है। हालांकि ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहते हैं। खैर चलो, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा अब। तो कुछ लड़के क्या है, एक को ही मान के कर देते हैं, समझ गए? एक को ही अपवर्तक कोण मान लेते हैं, कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाता गलत। यहाँ पे क्या है, देखो, जब तुम लोग अपवर्तन का कराते हो तो पहले तो अभिलंब, जहाँ पे किरण आपतित होगी वहाँ पे अभिलंब डालो, ये आपतन कोण हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक। तो इसको तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए होंगे जिस साल ये परीक्षा में पूछा गया था। तो ये आपतन कोण हो गया। फिर इस जो इसके प्रिज्म के अंदर जो किरण जाए, इसको हमेशा बेस के समांतर ही, इस आधार के समांतर ही ले जाया करो। ठीक है। और यस फिर सर। इसमें भी अवलंब यहाँ पे डाल दो। ठीक है। तो यस ये सर। आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, ये वाला आर। वैसे ही ये वाला भी आप अपवर्तन कोण ही मानते हैं, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये दोनों कोण इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। यस सर। और फिर यहाँ से किरण निकल जाती है ये अभिलंब के साथ। ये वाला जैसे देखो, आपतन कोण बड़ा है, अब अपवर्तन कोण थोड़ा छोटा होगा। ठीक है। फिर अपवर्तन यहाँ से फिर ये वाला R2 हो गया। हालांकि ये इस वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण ही होगा, लेकिन प्रिज्म के केस में इसको R2 मानते हैं। और फिर ये निकलेगा जब, तो थोड़ा जिस एंगल से इधर आया उसी एंगल से इधर निकाल दो। ठीक है, समझने के लिए आसानी रहती है। हमेशा इसे ही करना है। ठीक है। यस। इसका डेरिवेशन भी आता है बहुत ज़्यादा। सर इस बार हट गए। कहाँ लिखा है हटने के लिए? कहीं लिखा है क्या? यस सर, उसमें दिया था हट गया। कहाँ मतलब लिखा है सिलेबस में कि व्युत्पत्ति हट गई है? यस सर, डेरिवेशन लिखा है क्या क्लियरली?
मैं देख रहा था, मुझे तो नहीं मिला। ये डेल्टा होता है विचलन कोण, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या है, तो बस इसमें क्या पूछा उसने, पिछले पेज में बता था तो पूछा क्या, अपवर्तनांक पूछा, ठीक है। तो अपवर्तनांक का यहाँ पे लगाओगे फार्मूला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डेल्टा देखो, डेल्टा होता क्या है, देखो याद रखने, डेरिवेशन में भी काम देगा। ये वाली सीधा किरण जा रही थी, ठीक है। तो अगर ये सीधा चली जाती तो ये भी आई रहता, ये भी आई रहता, लेकिन ये फिर ये वाला कोण जो बचेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कोण जो तुम्हारा होगा, अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए दे दूँ, ये तो दे नहीं सकता, खैर चलो ठीक है। ये वाला जो कोण होगा, थोड़ा फिगर छोटा बना है, इसको बोलेंगे आई माइनस आर, बोल सकते हैं कि आई माइनस आर वन, आई वन आर वन बोल सकते हैं अगर इसको आई वन बोल रहे हैं तो, ठीक है। यस सर। इसको अगर मैं पीछे करूँ तो ये वाला ये एग्जिट कोण होगा, या मतलब निर्गत कोण होगा, लेकिन फिर भी इसको आई टू बोलते हैं, ठीक है। यस सर। कहीं कहीं ई लिखते हैं इसको, और पीछे जब ये वाला जो कोण बचेगा इसमें, ये वाला, अब इसमें जगह कम है तो इसको बोलेंगे, क्योंकि ये वाला कोण, ये वाला पूरा इसको पीछे की तरफ जो हम पीछे बढ़ा रहे हैं, दोनों आई टू होंगे। हालांकि आई टू में आई टू घटा देंगे तो ये वाला कोण बचेगा, ये जो कोण बचेगा मेरा आई टू माइनस आर टू बचेगा, ठीक है। तो यस सर। जब ये वाला कोण, ये वाला, इसमें नाम दे देते हैं, नाम क्या दे दूँ इसको, तो ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे दूँ, क्या नेम दे दूँ, P1 दे देता हूँ यहाँ पे, इसको P2 दे देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम दे दूँ P3 दे दो, ये P3 नहीं, P1 P2 हो गया, ABCD, इसको D नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये त्रिभुज P1 P2 और D जो होगा, ठीक है। यस सर। इसको समझ लो, डेरिवेशन में भी बहुत काम देगा, ठीक है। यस सर। इसमें सवाल पूछ, तो यहाँ पे देखो डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा बराबर हमेशा क्या होता है, याद रखना, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये कोई बहिष कोण है ना, तो बहिष कोण का योगफल शेष दो अंतःकोणों के बराबर होता है त्रिभुज के। ये हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस में I2 माइनस R2, ठीक है। यहीं पे सारा खेल होता। तो अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में यदि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 जो होता है I2 के बराबर होता है, और R1 इक्वल टू R2 के होता है। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लेते हैं हम, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू स्मॉल r के मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को सेम ही एक वैल्यू मान लेते हैं, तब हमारा डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख देंगे, और यहाँ पे होता है I1 I2 2I हो जाता है, अब R1 R2 मिलके 2R हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो यही इसके बाद तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन तुम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको ज़रूरत क्या है, हम यहाँ पे अगर हम मान लो लगा देते हैं स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम अगर हम लगाते तो क्या होता, माध्यम का अपवर्तनांक गुणे माध्यम में आपतन कोण, ठीक है, अविलंब के साथ बनाया कोण, फिर इधर के माध्यम का कोण का साइन ले लें, फिर उसके अपवर्तनांक से गुणा कर दे। कहने का मतलब क्या है, हमेशा फार्मूला होता है N1 साइन या ये साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ऐसे होता है। अब इधर तो वाई है, इधर एयर है ना, इधर क्या है, इधर प्रिज्म का जो भी माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक n होगा, इधर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका अपवर्तनांक n है, इसका अपवर्तनांक 1 है। अब एक मैं कैसे लिखूँ, मान लो एक ही है, ठीक है, एयर का तो एक ही होता, तो यहाँ पे 1 N2 में साइन आई इक्वल टू माध्यम का अपवर्तनांक n होगा,
अब आर की जगह में तो साइन आर लिखा ही है, ठीक है। यस यस अब सर। यहाँ पे सारा खेल यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि डेल्टा एम जो अल्पतम विचलन कोण है वो अपवर्तक कोण आर के बराबर है। अपवर्तक का मतलब इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये वाला अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन बोले अपवर्तक बात एक ही होती है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से जो हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू आर हो गया, यहीं पर रख दो तो आई का मान नहीं निकल आएगा, यस आर के सर। पदों में निकल आएगा, चाहे देखिए वो भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से कितना निकलेगा। एक चीज़ और उसने बोला है पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म के लिए क्या होता है कि साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, जिस चीज़ का साइन ले रहे हैं वो एंगल के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो पतला शब्द जैसे यूज किया, पतले प्रिज्म, प्रिज्म के लिए क्वेश्चन में बोला है ना, तो यहाँ पे फिर यस सर। साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा, यहाँ पर रख दो तो 1 इंटू आई इक्वल टू एन इंटू आर हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो आई की जगह में यहाँ पे जब डेल्टा एम की जगह आर रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्न में बोले ये प्रश्नानुसार, ठीक है। यस सर। यही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ देगा अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा ये, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे 2i है ही है, यहाँ पे माइनस में 2r हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा 3r इक्वल टू 2i आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो n बराबर हो जाएगा i अपान r, और n इक्वल टू i की जगह में लिख दो, i की जगह में 3r लिख दो, 3r बाई 2 होगा ना, अपान में Yes. r, यहाँ से n इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है। ये Yes, बहुत sir. अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा डेरिवेशन भी कवर हो जाएगा। अब पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा 3 नंबर का तो आराम से 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। Yes. जिसको अंदर की बात पता वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर। इस क्वेश्चन को जिस साल पूछा गया होगा पिछले साल ही बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे, बता रहा हूँ 5% बच्चे भी नहीं कर पाए होंगे इसको, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये क्या व्यक्त करता चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि समीकरण 4 एक ही क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि ये क्या व्यक्त करता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। तो ये लिखा है, इसको अगर तरीके से लिखोगे तो क्या Yes, लिखा है, sir. ये H11 प्लस H11 प्लस H11 प्लस में H11, ठीक है, इक्वल टू में क्या दे दिया इस तरीके से। Yes, वीडियो में स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा होगा, ये वाला। एक सेकंड होल्ड रखना थोड़ा सा। हेलो, तो ये इस Yes, तरीके sir. से लिखा हुआ, अब आगे क्या लिख दिया है 2He4, ठीक है। Yes, अब sir. प्लस में 2 बीटा किरणें निकल रही हैं, ठीक है, Yes, sir. Plus हो गया. बीटा रेज प्लस में क्यू। तो ये क्या है, इस शक्ल से दिख गया, हाँ ठीक है। अब Yes. बहुत लोग इसका नाम की विखंडन लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, बाएं साइड में 1 ठो प्रोडक्ट दिख रहा है, दाहिने साइड में 2 ठो दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो हो जाएगा गलत, ये तुम्हारा सही था शायद, क्यों। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन मूलकण नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन सही था तुम्हारा। Yes, sir. अल्फा का. अल्फा का, ठीक है, बाकी क्यों नहीं है। सर क्योंकि ये पॉजिट्रॉन ये और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चलो तो क्या था क्वेश्चन में, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मूलकण नहीं है, तो मूलकण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर मूलकण. ठीक है, पॉजिट्रॉन, ये सब मूलकण ही होते पॉजिट्रॉन हैं, ही अल्फा मूलकण। कण जो होता है वही नहीं होता, ठीक है। अल्फा कण Yes, मूलकणों से मिलकर बना होता है, मूलकण उन्हीं के बोलते हैं जो किसी अन्य ग्रह से मिलकर नहीं बना होता, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन से कोई किसी से मिल के बनता है क्या? नो सर। न तो इलेक्ट्रॉन किसी से मिलके बनता है, ना तो पॉजिट्रॉन ना तो न्यूट्रिनो, सब अलग अलग होता है। जैसे न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ये अपना इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। यस सर। और जो हमारा अल्फा कण होता है ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिल करके बना होता है, ठीक। यस। और परमाणु में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मूल कण नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक Yes, लगाना हमेशा। मूल कण तीन ही ज्यादातर पढ़े होगे 9th क्लास तक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके बाद इंटर में 2-3 और पढ़ लिए होगे, जैसे एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक है। यस। तो इस तरीके के होते हैं, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लोगे, ठीक है। मूल कण हमेशा बहुत छोटे होते हैं। खैर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिरोध R, L प्रेरकत्व C श्रेणी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति R है, तो किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी बहुत बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं, ना तो क्वेश्चन बैंक में भी इसका सलूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो चलो कर देते हैं इसको। एक सेकेंड। अब इसको देख लो, ठीक है। बाकी जैसे क्या होता है, धारा और विभव हमेशा जब जब तुम लोग ग्राफ खींचते हो ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ग्राफ क्या होता है कि अगर एल 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 जो सर्किट होता है, एल जिसमें प्रेरकत्व होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? अच्छा, ठीक है। तो इधर तो जो है, इधर एक सेकेंड। तो इसमें होता क्या है कि देखो, ऊपर मैंने बोला था एक्सएल मानते हैं, ठीक है, या वीएल मान लो, ठीक है। विभव की बात कर रहा है। इधर भी आर होता है, इधर ही भी आई भी होता है, ठीक है। सॉरी, आई आर, ठीक। और इसमें जो है नीचे की तरफ वीसी होता है हमेशा, ठीक। तो वीसी हमेशा जो प्रतिरोध के सिरों पर जो भी विभवांतर होगा उससे हमेशा 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये अग्रगामी होता है वीएल, ठीक। यस। अब वीसी मान लो कि वीएल ज़्यादातर इन केस इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वीएल और वीसी में, ठीक है। यस सर। उसी के हिसाब से कलांतर डिसाइड होता है, ठीक है। विभव और आई के, आई तो इधर हमेशा रहेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है कि अगर वीएल ज़्यादा हो गया, ये बात समझ लेना, वीएल अगर ज़्यादा हो गया वीसी से, इसी के लिए डेरिवेशन भी करते हो हमेशा तुम लोग, ठीक है। यस सर। तो हमारा जो रिजल्टेंट विभव आता है, जो नेट विभव आता है, अंडर रूट में वी आर प्लस में वी एल माइनस वी सी, ये आता है होल स्क्वायर, यही आता है ना। ये वाला उधर वाले को घट के कुछ जो बचेगा, रिजल्टेंट ग्राफ ये बनता है हमारा, ठीक है। ये मान लो इतना ही बचा, ये वाला थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूँ। ये इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, तो दोनों का घट के इतना बचेगा, ठीक है। इधर तो वी आर जितना था वो तो रहेगा, उसमें तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं। इधर ही वी आई होता, सॉरी आई आर होता है, इधर भी करंट भी इधर ही फ्लो इसी फेज में रहती है। तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो होता है, ये वी एल माइनस वी सी होता है, ठीक है। यस। तो इसी के हिसाब से रिजल्टेंट विभव ऐसे डिसाइड करते हैं। ये वाला रिजल्टेंट विभव होता है वी, ठीक है। इसमें जब देखोगे तो ये वाला तो तुम्हारा वी आर हो जाता है। आई थोड़ा सा बड़ा बना लो, आई जरूरी नहीं है कि वी आर और आई आर दोनों इक्वल हो, ठीक है। यस। तो लेकिन बनता इसी लाइन में, ये चीज़ें ध्यान से समझ लो इसको, तो ये डेरिवेशन में भी काम देगा, ठीक है।
यस सर। तो जब इसको v की वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके वर्गमूल ले लोगे, वही तो निकलता है हमेशा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ी एक ही क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए मैं इसको अच्छे समझा रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा, समझे तो पहले से भी हो इसको। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, क्या पूछ रहा है ये, एन आर आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति है, एन प्रत्यावर्ती धारा की स्रोत की आवृत्ति है। तो जो हम कोई भी अगर परिपथ होता है उसमें मान लो किसी भी आवृत्ति पे तुम्हारा धारा वो वोल्टेज सप्लाई हो रही है, तो जरूरी नहीं कि उस वो आवृत्ति जो है अनुनादी ही हो। ठीक है, उसको घटाते बढ़ाते हैं, उसके बाद किसी पर्टिकुलर आवृत्ति पे ही अनुनाद मिलता है, तो उसी को अनुनादी आवृत्ति बोल देते हैं। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। ठीक है, तो जिस समय अनुनाद की स्थिति होती है तो उस समय VL और VC इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब इक्वल होते हैं उसके जस्ट पहले उसके जस्ट बाद विभव और धारा में अंतर होता है। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो घट के खत्म हो जाएगा, तो 0 बचेगा, VL माइनस VC बचेगा ही नहीं। ठीक है, उसको अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करोगे, जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा एक जेड का भी टर्म आता है। ठीक है, किसका, जेड का टर्म भी आता है। ठीक है, जेड जिसको तुम लोग बोलते हो प्रतिबाधा, है ना। एक धारती प्रतिघात होता है, एक प्रेरण प्रतिघात होता है कि नहीं, एक प्रतिरोध तो होता ही है। ठीक, यस सर। तो यहाँ पे Z इक्वल टू हमारा क्या होता है, VR जो है R के सिरों पे मिलता है, L जो है XL के सिरों पे मिलता है, सॉरी VL, और जो VC मिलता है ये XC मतलब संधारित्र के सिरों पर मिलता है XC। ठीक है, यस सर। इसको स्क्वायर कर देते हैं, सेम यही सब चीज़ मिलती है, बस V की जगह X लिखते चले जाओ, काम खत्म। ठीक है, VR की जगह R, Z टोटल होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब इसमें क्या है कि अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, देखो कायदे से इनकी तो जरूरत नहीं थी, यहीं से हम कर लेते। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, XL इक्वल टू XC होता है कि नहीं होता। यस सर। तो यहाँ से हमको एक मिलेगा, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, 2 पाई XL को क्या ओमेगा L लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो उसको 2 पाई F, ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया इंटू L। ठीक, XC को 1/ओमेगा C लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई F C, है ना, सी। चूँकि यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से अब चूँकि ये अनुनाद की स्थिति के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो अनुनाद यहाँ पे F की जगह हमको NR लिखना पड़ेगा कि नहीं, तूने बोल दिया अनुनादी आवृत्ति R है। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई, वैसे तो NR। ठीक है, इक्वल टू 1/2 पाई NR, और C तो है ये, हालांकि जब सॉल्व करेंगे तो NR इक्वल टू 1/2 पाई और अंडर रूट में LC निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्यों। यस सर। ये आवृत्ति होती है हमारी अनुनादी आवृत्ति, इसी को F भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ये इसमें डेरिवेशन भी आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या है कि देखो तुम यहीं से इसका आंसर कर सकते थे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, हेलो देखो, VL बड़ा होगा कि VC बड़ा होगा, VL अगर बड़ा होगा तो नेट विभव ऊपर आएगा। ठीक, यस सर। नेट विभव ऊपर आएगा, तो जो नेट विभव होगा वो क्या होगा, वो धारा से अग्रगामी होगा। ठीक है, यस सर। या इसको उल्टा भी बोल सकते, नेट विभव धारा से अग्रगामी होगा,
इसी का उल्टा इसी को दूसरे शब्दों में बोले, धारा विभव से पश्चगामी होगी, ये भी तो बोल सकते हैं। हैं? यस सर, यस सर। दो लोग दौड़ रहे हैं, अगर ए आगे है बी पीछे है तो ये कहते हैं कि ए बी से आगे है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि बी ए से पीछे है, बोल सकते हैं ना। यस सर। तो वही कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे धारा के बारे में बोला है, तो धारा जो है इस केस में पश्चगामी होगी कि नहीं होगी विभव से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वी एल को वी सी से बड़ा होना चाहिए कि नहीं। हेलो, तो यहीं से सवाल का आंसर तुम कर सकते थे। देखो वी एल अग्रगामी धारा होने के लिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, जैसा प्रश्नानुसार, ठीक है, या धारा विभव से, विभव का मतलब है नेट विभव या परिणामी विभव, ठीक है। विभव का मतलब परिणामी विभव, जब भी केवल विभव शब्द की यूज करें तो परिणामी विभव, ठीक है। यस सर। से पश्चगामी है, अतः क्या हो जाएगा, वी एल इज ग्रेटर देन, या ऐसे कह देते हैं वी एल माइनस में वी सी, ये बड़ा होना चाहिए, जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ऐसे होना चाहिए, इधर ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, इधर जो है ये इधर वी आर भी है और वी आई भी है, ठीक है। यस, मैं इधर वी आई आर, सॉरी वी आई नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली धारा। ये क्या होता है, ये उन दोनों का रिजल्टेंट होता है, कुंडली और संधारित्र के सिरों के बीच का उनका अंतर होता है। ये कुंडली के सिरों पे विभवांतर होता है, ये संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होता है, दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है। डिफरेंस है क्या अंतर, वी एल माइनस वी सी, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, ये अग्रगामी है धारा, अग्रगामी पश्चगामी होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा इससे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से ये पश्चगामी होगा, यही वो कह भी रहा। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब फिर एक्सेल जो होगा वो एक्ससी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्यों? एक्सेल जो है एक्ससी से बड़ा होगा। ऐसा होने के लिए इसको अगर मैं सही से लिखूं, ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा एल, ये होता है 1 में ओमेगा सी। इसको और सही से लिखूं, इसको 2 पाई एफ एल, ठीक है। यहाँ से 1 में 2 पाई ओमेगा सी, तो एफ सी हो जाएगा, ठीक है, क्यों? यस सर। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो देखो, कहने का मतलब इनको अगर सही से मैं यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू है एल की है, ये सी की है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं बीच में बड़ा का चिन्ह नहीं भी लगाता, तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी घटेगी, ठीक है, क्योंकि नीचे है ना ओमेगा, हैं? यस सर। और आवृत्ति अगर घटेगी तो इसकी घटेगी, आवृत्ति अगर घटेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन इसकी बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। यस तो जब एफ इक्वल टू एफ आर होता है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी रहता है हमेशा, ठीक है। यस, वो सारी एक्सएल एक्सी दोनों इक्वल होते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए। हेलो, यस सर। अनुनादी आवृत्ति के लिए एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। अनुनादी से अगर अधिक होगा आवृत्ति तो फिर एक्सएल एक्सी से बड़ा हो जाएगा, और अनुनादी से कम होगी आवृत्ति तो फिर एक्सएल एक्सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखे दे रहा हूँ इसको, देखो, यदि n इज इक्वल टू, यहाँ पे n वर्ड यूज किया है, f नहीं किया, ठीक है। यदि n इक्वल टू एन आर तो क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा, ठीक है। यस। और यदि n इज ग्रेटर देन एन आर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी से बड़ा हो जाएगा, अब वो ये इसकी वजह से, ठीक है। यस। यदि n इज लेस देन एन आर होगा तो फिर क्या होगा, एक्सएल जो होगा वो एक्स सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है।
जो एक्स और Yes. एक्सेल में रिलेशन होगा वही वीएल और वीसी में होता है, ठीक है, हमेशा। तो रीजन यहाँ से तुमको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर धारा पश्चगामी है तो ये केस होगा, अगर धारा को अग्रगामी करना है तो रिजल्टेंट भी वो नहीं चलेगा, इसका मतलब एक्सएससी की वैल्यू बढ़ा दो, एक्सेल से ज़्यादा कर दो, तो फिर धारा अग्रगामी sir. हो जाएगी। धारा ना तो अग्रगामी हो ना तो पश्चगामी हो विभव के, धारा के साथ Yes. सेम फेज में हो, तो फिर अनुनादी परिपथ के लिए हो जाएगा नो नो। कोई भी ना तो अग्रगामी ना पश्चगामी, इसका मतलब किसी भी तरीके का वो नहीं है, धारा और विभव दोनों सेम फेज में, सेम कला में है, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो हो गया समान कला, वी तथा आई समान कला में है, ठीक है, समान Yes, sir. कला। ये क्या है, धारा वी से पश्चगामी है, क्या होगा, धारा वी से पश्चगामी है, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लिख दूँ, आई वी से अग्रगामी है, ठीक है। अग्रगामी। Yes, sir. तो ये कहानी है, बस इसे लॉजिक लगाना था, बाकी तो इससे भी मैं कर देता, ठीक है, इससे भी मैं कर देता अगर सॉल्व करता जाता, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता तो f = 1/2 अंडर रूट LC आता है कि नहीं, क्यों, हेलो। Yes, sir. क्योंकि इनइक्वालिटी में क्या होता है Yes, कि sir. तुम इधर उधर किसी भी चीज़ का गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। जैसे मैं पूरे में क्या करता है, एल का भाग देता तो एल नीचे आ जाता, फिर 2 का भाग देता, फिर वर्गमूल, फिर एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है। सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन के तरीके ही इतना बनेगा। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, फार होता है 1/2 अंडर रूट LC, FR के बराबर NR के बराबर सिद्ध किया था ना हमने अभी, ये NR के बराबर होता है, हैं, हेलो। ये इसको तो n मान के ही चले थे, f की जगह n लिख दोगे, n > NR, ठीक है। खैर चलो, तुमको 2 लाइन लिखना है फाइनली। जितना कहानी सुन ली है ये सब हमेशा दिमाग में नहीं रखना, वो तो मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। तुमको इसमें 2 ही लाइन लिखना है कि यदि आवृत्ति, हेलो, Yes, sir. इसमें जो तुमको अपने आंसर में नोट में लिखना है वो कितना लिखना है, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ तो नहीं लिखोगी, न रटोगी। इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि n = NR, ठीक है। Yes, sir. हालांकि तुम लोग f हमेशा यूज करते हो, तो v तथा i समान कला, ठीक, बस इतना लिख लो। फिर n > NR, तो v नहीं, इसमें उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है। इसमें भाई ये वो ऊपर से आई वी से पश्चगामी और ये हो जाएगा तुम्हारा n > NR, तो आई वी से अग्रगामी, ठीक, Yes, sir. अग्रगामी, ठीक, बस ठीक। चलो, ये थोड़ा सा ये मुझे लगता है इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, इसलिए जो है यहाँ पे तो यूपी बोर्ड में कहीं मिलेगा नहीं। कर चलो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, चलो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर ये चुंबकीय तरंग, ये वाला है ना। Yes, sir. रिकॉर्डिंग रुक गई, खत्म हो गई, बंद हो गया। तो इसमें बस थोड़ा सा करेक्शन कर देना कि आवश्यक फोटान की, ठीक है, डाल दिए। Yes, sir. बाकी पूरा सही है, ठीक है। Yes, sir. अब फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आसान क्वेश्चन था, मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे इसको सब कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये देखो,
जैसे तुम्हारा फार्मूला होता है किसी लेंस का जो है फोकस दूरी का, 1/f इक्वल टू n-1 में r1, फिर आगे क्या होता है 1 में r2, प्लस में होता है कि माइनस में होता है? माइनस में, सब माइनस में। माइनस में होता है, ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है। तो ये वाला फार्मूला जैसे मान लो कि ये कोई लेंस होता है, ठीक है, ये यस तो इधर भी एयर, इधर भी एयर, ठीक है। इस माध्यम का पूर्णांक n है, तो इधर का कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1, इसके n इक्वल टू 1, ठीक है। और अंदर का पूर्णांक तो n है ही है, तो तब के लिए जो है ये वैलिड होता है, ठीक है। अब अगर तुम इसको क्या होगा, इसका एक 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 और वर्जन होता है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में ये बहुत काम देगा, ठीक है। होगा n यस एन एल, एन का मतलब अपूर्णांक, एल का मतलब लेंस का, ठीक है। अब बट्टे में एन एम, यस अपूर्णांक इसका मीडियम का जिस माध्यम में रखा हुआ है -1, ठीक, यस इक्वल टू 1/r1 -1/r2, ठीक। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर तुम इधर से प्रकाश किरण आ रही है, इधर जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा, ये जिसमें पहले प्रकाश पड़ेगा उसको R1 बोलते हैं, और जिसमें बाद में प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, मान लो इसमें बाद में पड़ेगा ये वाले में, तो ये वाला तुम्हारा R2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और पहले जिसमें टकराएगा वो R1 हो जाएगा। ऐसे कहानी होती है। तो उसके हिसाब से इसको आप लगाओगे। पहले बोला क्या कि n/3 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब नहीं डुबोया गया होगा तब तो क्या रहा होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। तो इसको देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 नंबर में भी पूछेगा, डुबोने जब लेंस वायु में होगा, ठीक है, क्या होगा, यस सर, जब लेंस वायु में होगा या वायु में रखा होगा तो 1/f इक्वल टू क्या यहाँ पे क्या होगा, NL, लेंस का अपवर्तनांक तो वही रहेगा जो कांच का, 3/2, ठीक है, NL। और NM क्या होगा, मीडियम का अपवर्तनांक 1 होगा कि नहीं होगा, है? यस सर। यहाँ से 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2/1 -1 इंटू में 1/r1 -1/r2, ठीक है। त्रिज्या के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन जब लेंस कहाँ रखा होगा, 3/2 अपवर्तनांक वाले में, ठीक है, n बराबर 3, या इसे लिख लो अपवर्तनांक, या इसे लिख लो n बराबर 3/2 वाले माध्यम में, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, NM कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 हो जाएगा कि नहीं, क्यों? अब यहाँ पे अब तुम जो F निकालोगे इसको F' लिख दो या NM लिख दो, ठीक है, FM, ठीक है। तो ये डैश जो भी डैश चलो ठीक है, अब जो लिख दिया 3/2 बटे में 3/2 होगा कि नहीं होगा, -1, क्यों, 1/r1 -1/r2, ये तो 1 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं? यस सर। तो या इसको F' ही कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कभी भी, चूँकि M की वैल्यू यहाँ भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो F', तो यहाँ से तुम्हारा 1/F' क्या होगा, ये तो दोनों घट के 0 हो जाएंगे, ये दोनों, ये वाला पद, तो यहाँ तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, F' जो आएगा अब माध्यम में रखने पर जो तुम्हारा फोकस दूरी आएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है वो।
तो क्या हो जाएगा, प्रकृति फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आंसर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे तुमको दो शब्द लिखने हैं, आंसर लिखने का तरीका लिख लो। पहली बात पर शब्द क्या पूछा उसने, फोकस दूरी लिख दोगे, अतः फोकस दूरी अनंत हो जा बराबर अनंत, ठीक है। यस सर। नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है, प्रकृति। प्रकृति क्या होगी, ना तो डाइवर्ज, ना तो अपसारी, ना तो अभिसारी, ठीक है। अभिसारी, यस सर। प्रकृति क्या, प्रकृति लेंस की होती है अपसारी या अभिसारी की, ठीक है। तो लिख दोगे, यस सर। ना तो अपसारी और ना तो अभिसारी, ठीक है। इसको यस सर। दूसरे शब्द में अर्थात समतल प्लेट की बात, ठीक है। यस सर। समतल प्लेट की तरह, जैसे समतल प्लेट में किसी भी तरीके का किरणों में ना तो अपसारी होती है ना तो अभिसारी होती है, ठीक। यहाँ पे है तुम्हारा, चलो ठीक है, न्यूट्रॉनों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या निकालना लेना था, सेकेंड का अंगा में और प्रोटॉनों में, फिर प्रोटॉन के आवेश को गुणा करके निकाल देते, काम खत्म, इसका हो गया। अब है तुम्हारा हेनरी, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। इसमें जो है तुमने क्या लिखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हो जाएगा, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक हो तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है, ठीक है। जो तुम लिखे हो ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। यस सर। मैं बोल रहा हूँ किसी कुंडली का 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक होने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके बराबर होता है, ठीक। यस सर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दिख नहीं रहा, तीसरा का, ठीक है। इसको कर, तो यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा दी हुई है, तीसरा का गतिज ऊर्जा कितना दिया है, 45 EV। फिर B की वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, बस इतना दिया, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको फार्मूला पता ही होता है, जब 2 नंबर का है तो डायरेक्ट फार्मूला, अगर रटा हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, mv/QB। और जब नहीं रटा हो तो जो डिराइव करके तुम निकालो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। उसमें तो यहाँ से अभी एक तो और हो जाएगा हमारा, k बराबर में 1/2 mv²। यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ये रिलेशन 1 हो गया, ये रिलेशन 2 हो गया। तो r बराबर में m√2k/m/QB। तो r बराबर के में हो जाएगा √2km/QB, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको क्या है कि जूल में भी सारी वैल्यू यहाँ MKS में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये MKS मात्रक नहीं होता है, इसको MKS में बदलने के लिए क्या करोगे, या SI यूनिट में इसमें कितने गुणा करोगे, 1.6 × 10⁻⁻9। बस हो गया, काम खत्म। अंडर में 2 गुणे में 45 गुणे में 1.6 × 10⁻⁻19 और फिर इंटू में m 9.1 × 10⁻31। अब बटे में 1.6 × 10⁻19 इंटू में b कितना है, 9.9 × 10⁻5।
इसको सॉल्व कर लेना जो आंसर आए, ठीक है। यस सर। अगर सही सही आ जा, अगर आंसर बन रहा तो ठीक है, नहीं बाहर निकल जाएगा कट कुट के, ठीक है। यस सर। यहाँ पे यार बन जाएगा क्या, ये 45 है, 4.5 है ये, नहीं 45 है, 45 तो 90, 45 है। तो ये तो 90 हो जाएगा। गुणे sir. में 10 घात माइनस 50 हो जाएगा। गुणे में इन दोनों में क्या करते हैं हम, 1 ये 1.6 बनेगा, ये 9 बचेगा। 9.1 को 9.1 लिख दो, लेकिन यूज करना इसको 9 के ही तौर पे। और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट तो हाँ ही नहीं, 1.6 इंटू 9 इंटू में 10 घात -5 -24, क्यों -24। यस यहाँ पे सर। ऊपर में अंडर रूट लगा। अब यहाँ पे इसका 0 हटा दो और इसका दशमलव हटा दो, क्यों। यस सर। इन दोनों को 9 9 1 9 निकाल लो, ठीक है। चुप्पे से कर दो, बताओ मत किसी को कि हमने दशमलव को छोड़ दिया, ठीक है। यस सर। गुणे 4, ये 116 का 4 बाहर निकलेगा, 10 घात -50 का 10 घात -25 निकलेगा। अब बटे में ये तो है ही है, ये तुम्हारा 16 नहीं है 144, तो इसको 1.6 गुणे 9 ऐसे लिखा रहने दो, गुणे में 10 घात -24। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से जब भाग दोगे तो 16 दूरी 32 और 16 80, 2.5 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर, ठीक है। 0.25 मीटर आ जाएगा, समझ गए। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से सॉल्व कर देना, ठीक। यस। चलो क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m है, ठीक है। ये सिद्ध करना है ना। हेलो, चलो ठीक है। अब देखो, यस सर। अब इस क्वेश्चन को देख लो। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लो वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है। अब इसमें कोई क्यू आवेश का एक कण है, इसका आवेश कितना है, क्यू है। इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान इसका m है। कह रहा है कि विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है, इधर से इधर यहाँ तक आएगा, कितनी दूरी है ये d, ठीक। d, तो d दूरी ये तय करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग, ठीक है। वेग तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना माना या प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार, माना क्या, प्रश्नानुसार। पूरा उतार देना, m द्रव्यमान की दुनियादारी यहाँ तक करता है, ठीक है। कहाँ से, m से लेके कहाँ तक करता है, ठीक है। यस करता है, ठीक। यस सर। अब इसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे एक बात और भी लिख सकते हो कि दिया है असिद्ध करना, ठीक है। फिर सिद्ध करना हमें क्या है, इसको तो खैर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, 2qEd/में m, यही सिद्ध करना है ना। अब देखो, हेलो, यस सर। तो देखो ये है, अब ये गतिशील होगा तो इसका अंतिम वेग निकालना है। शुरू में क्या है, विराम अवस्था से चल रहा है, तो इसका v1 u कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। हेलो, देखो, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो वेग v है, या इसे भी लिख लो v1 = 0 और v2 = v, ऐसे ये है ना, ठीक। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है v बराबर में u + at होता है कि नहीं, क्यों। यस सर होता है।
तो अंतिम Yes, वेग sir. हमारा v है, ठीक। Yes, sir. और प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में a इंटू टी ऐसे लिख देंगे। लेकिन Yes, इसमें sir. क्या कह रहा है, इतना वेग प्राप्त करता है, तो इसमें हमारा टी वाला दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला और होता है, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a 2a. एस की जगह में डी लिख देंगे, दूरी तो डी है ना, Yes. क्यों। Yes. Yes, sir. या एस लिखना हो लिख लो, अब अगले पद में कर देना। यहाँ पे वी स्क्वायर इजक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में 2a और एस की जगह में डी कर दोगे, क्योंकि एस बराबर डी है। वी इक्वल टू तो वी ही हो जाएगा, यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पे यू कर दो, यू इक्वल टू 0 और वी इक्वल टू वी हो जाएगा, इसे भी लिखते लो। सब अपना अपना अपने हिसाब से कर लेता है आदमी, ठीक है। Yes, sir. अब तो तुम्हारा यहाँ काम लगभग आधा बन गया। देखो 0 ये वाला तो जीरो खत्म ही हो गया, और √2AD आ गया कि नहीं आ गया, Yes, sir. हैं? यहाँ तक तो Yes, कर ही sir. लोगे। अब दिक्कत क्या है, ये दिक्कत कर रहा है। तुम्हारे पास दिया क्या है, आवेश दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है, उसके पदों में इसको आंसर लाना है, ठीक है। Yes, sir. तो ए को हम क्या, ए क्या होता है, त्वरण होता है कि नहीं, हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो त्वरण बराबर क्या होता है, F upon A. एफ अपान ए, वेरी गुड, एफ अपान एम होता है, Yes, ठीक। sir. और तो यहाँ तो देखो एम तो आ जाएगा, एम वाला काम खत्म। अब एफ हटाना है, तो एफ हटाओगे तो क्या चाहिए, एफ बराबर क्या होता है, E upon Q. एफ बराबर क्यू ई होता है। Q. Yes. इसको तो रट ही लो, ठीक है। Yes, sir. ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू, F upon Q. तो Yes, sir. यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर QE. तो क्यू ई अपान में M. एम आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. इसको उठा के यहाँ रख दो, 2QE D/m हो गया कि नहीं हो गया, Yes, sir. ये बात समझ में आई। Yes, sir. जैसे कंफ्यूज हो रहे तुम ये वाले में E/Q लिख दिए थे, तुम लिख दिए थे ना, बोल रहे थे। तो यहाँ देखना बैठ कौन रहा है सेट, जो बैठ रहा है वही फार्मूला होगा। अगर गलत भी दिमाग में आ रहा है तो अपने आप सही हो जाएगा, समझ गए। Yes, sir. तो जो सेट हो रहा है वही बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें कोई दिक्कत